हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके साथ एक कहानी लेकर आया हूँ। एक ऐसी कहानी जिसके बिना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की परिकल्पना कर पाना भी संभव नहीं है। एक ऐसी कहानी जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में, भारत की आजादी में एक इम्पोर्टेंट रोल को प्ले किया। और कहा जाता है कि यहीं से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की और भारत की आजादी की नींव रखी गई। हम बात करेंगे रिवॉल्ट ऑफ 1857 की, यानी 1857 की क्रांति की। 1857 की क्रांति एक क्रांति, एक विद्रोह जो आगे चलकर जन विद्रोह के रूप में लोगों के सामने आया। अगर शुरुआती दौर की बात करें तो ये एक ऐसी क्रांति थी जो कि भारतीय सिपाहियों के द्वारा की गई थी, जो कि ब्रिटिश शासन के अंदर यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत कार्यरत थे। लेकिन आगे चलकर इस क्रांति ने एक ऐसे विद्रोह का रूप लिया जो कि केवल विद्रोह न रहकर जन विद्रोह रहा, जहां पर समाज के हर एक तबके ने, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, चाहे वो गरीब हो या अमीर, चाहे वो राजा हो या रंग, हर एक तबके ने इस क्रांति में अपना सहयोग दिया और इसे एक जन विद्रोह के रूप में परिवर्तित किया। बात करेंगे क्रांति 1857 की। अगर बात करें इस क्रांति की, तो अगर इस क्रांति की शुरुआत की आप बात करो तो इस क्रांति की शुरुआत हुई थी 1857 में। 1857 तक तो 10 मई 1857 को। अगर इस क्रांति की आप बात करो तो इस क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो 10 मई 1857। अब इस क्रांति की शुरुआत किसने की, तो अगर शुरुआती तौर पर बात करें तो यह क्रांति भारतीय सैनिकों के द्वारा की गई थी, जो कि कहां पर कार्यरत थे, ब्रिटिश शासन के तहत कार्यरत थे और ब्रिटिश सेना में क्या कर रहा था, अपना योगदान दे रहे थे। उसी में एक बटालियन थी, मेरठ की एक बटालियन, 36 रेजिमेंट, 36 रेजिमेंट, जहां पर एक व्यक्ति जिनका नाम था क्या, मंगल पांडे। मंगल पांडे और उनके दोस्तों के द्वारा सेना में विद्रोह किया गया और यह विद्रोह अपनी ही सेना के खिलाफ था। अब क्या कारण हुआ था जो मंगल पांडे और उनके साथियों के द्वारा यह विद्रोह किया गया और यह विद्रोह आगे चलकर एक जन विद्रोह के रूप में लोगों के सामने आया। बात कुछ यूं थी कि आप यहां पर देख रहे हो कि ये राइफल, हुआ यह था कि ब्रिटिश हुकूमत ने क्या किया था कि सिपाहियों के लिए नए तरीके के राइफल्स को क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। जब ये नए तरीके के राइफल आए तो ये राइफल्स पुराने राइफल्स से काफी एडवांस थे और काफी अच्छे थे। पुरानी राइफल्स की बात करें तो पुरानी राइफल्स कुछ इस तरीके से थी कि पहले लोगों को क्या करना पड़ता था, पहले सैनिकों को क्या करना होता था कि इस राइफल के अंदर बारूद डालना होता था। बारूद के बाद उसके ऊपर गोली डालनी होती थी, यानी बुलेट डालना होता था। और उसके बाद इस रट के सहारे, यानी ये जो बैरल देख रहे हो, इसके सहारे क्या करना होता था, उस गोली को एडजस्ट करना होता था, उस बुलेट को एडजस्ट करना होता था, जो कि काफी टाइम कंज्यूमिंग था और काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता था सैनिकों को। इसको देखते हुए ब्रिटिश हुकूमत ने क्या किया, एक नई राइफल इंगेस्ट की, एक नई राइफल को लॉन्च किया, जिसका नाम था क्या, राइफल इनफील्ड। अब ये इनफील्ड राइफल की खासियत ये थी कि इस इनफील्ड राइफल के तहत कि जो ये पहले गोली, जो ये बुलेट और ये जो पाउडर अलग अलग डालना पड़ता था, गन पाउडर, अब इनको क्या किया गया कि एक पेपर केस में लाया गया और इस पेपर केस को पैक करके रखा गया। अब सैनिकों को करना क्या था कि डायरेक्ट इस पेपर केस को क्या करना था, जैसा आप इमेज में देख रहे हो, इस पेपर केस को क्या करना होता था, इस पेपर केस को फाड़ना होता था, यानी इसके इस पोर्शन को क्या करना होता था, टीयर अप करना होता था। और इसके अंदर क्या करना होता था, गन पाउडर को डालना होता था, बुलेट को डालना होता था। और उसके बाद इस बैरल से, यानी ये जो आप हाथ में देख रहे हो सैनिक के, इस बैरल से क्या करना होता था, उस बुलेट को एडजस्ट करना होता था, जो कि काफी इजियर था। लेकिन अगर बात करें इस बुलेट की, अगर इस पेपर केस की बात करो, तो इस पेपर केस को प्रोटेक्टिव बनाने के लिए, इस पेपर केस को और भी अच्छा बनाने के लिए क्या किया था कि इस पेपर केस की ग्रीसिंग की गई। ग्रीसिंग जो किया गया था वो किया गया था फैट से, जो कि था किसका, एनिमल का।
बेसिकली इसकी ग्रीसिंग करने के लिए दो एनिमल का यूटिलाइज किया गया था। पहला था पिग और दूसरा था क्या, काउ। अगर इस्लाम धर्म की बात माने तो इस्लाम धर्म में पिग को शुभ नहीं माना जाता, सही नहीं माना जाता। और अगर हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म में गाय को क्या माना जाता है, माता माना जाता था। और इन्हीं दोनों के फैट से क्या किया गया था, इसकी ग्रेसिंग की गई थी। अब ना तो यह हिंदू को गवारा था कि वो इसकी ग्रेसिंग को यानी इस पेपर को अपने मुंह में ले, और ना ही मुस्लिम्स को गवारा यह था कि वो भी इस पेपर को अपने दांतों से क्या करे, टीयर अप करे। अब जब ये बात लोगों को पता चली तो उनको यह लगा कि उनका धर्म को भ्रष्ट करने की कोशिश की जा रही है, उनके धर्म को भ्रंग करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी रिगार्डिंग रिवोल्ट किया कहां पर, मंगल पांडे ने। अब मंगल पांडे ने तो रिवोल्ट कर दिया, और रिवोल्ट का ये इल्जाम निकला कि मंगल पांडे को क्या कर दिया गया, फांसी दे दी गई। मंगल पांडे और उसके दोस्तों को, उनके दोस्तों को क्या कर दिया गया, फांसी दे दिया गया। लेकिन जब इस बात का पता और भी सैनिकों को चला, और भी सैनिकों को पता चला जब इस बारे में, तो उन्होंने भी क्या किया, रिवोल्ट किया। और रिवोल्ट इस तरीके से बढ़ा कि यह एक जन विद्रोह के रूप में सामने आ गया। तो क्या आपको ये लगता है कि सिर्फ एक बैरल पेपर के कारण, एक बैरल ग्रीसिंग के कारण उन्होंने विद्रोह कर दिया था? तो अगर बात करें कि सैनिकों के विद्रोह के पीछे क्या कारण था, तो सैनिकों के विद्रोह के पीछे सिर्फ यह कारण नहीं था कि यहाँ पर सिर्फ आपको बुलेट को, यानी यहाँ पर ये इनफील्ड राइफल के इंट्रोडक्शन के कारण यहाँ पर विद्रोह हुए थे। अगर बात करें इसके प्रीवियस जाकर, अगर इसके पुराने तत्वों की बात करें और थोड़ा सा बैक में जाए, तो आपको यह पता चलेगा कि सैनिकों ने जो विद्रोह किया था, सैनिकों के विद्रोह करने के पीछे सिर्फ एक कारण नहीं था, यह ब्रिटिश के द्वारा राइफल इनफील्ड किया जाना, बल्कि इनके पीछे कारण यह था कि यह भी सैनिक क्या हो चुके थे, ब्रिटिशर्स के द्वारा, यानी जो ये ब्रिटिशर्स थे इनके द्वारा काफी एक्सप्लॉइट किए जा रहे थे। एक्सप्लॉइट किस सेंस में, तो एक्सप्लॉइटेशन इनका इस सेंस में यहाँ पर होता था कि भारतीय सैनिक जो थे वो काफी कैपेबल थे और अपने ड्यूटी के प्रति वो क्या थे, काफी निष्ठावान थे। लेकिन जैसी वो ड्यूटी देते थे उसके अकॉर्डिंग उनको सैलरी नहीं मिलता था। पहली बात क्या थी कि उस ड्यूटी के अकॉर्डिंग, यहाँ पर बात करें आप, तो उस ड्यूटी के अकॉर्डिंग इनको क्या मिलता था, सैलरी नहीं मिलता था। पहली बात तो सैलरी नहीं मिलती थी, साथ ही साथ इनको कोई हायर पोस्ट भी नहीं दिया जाता था, हायर पोस्ट भी इनको नहीं दिया जाता था। साथ ही साथ क्या था कि यह लोग जो थे इनका ओवर एक्सप्लॉयटेशन भी होता था, ओवर एक्सप्लॉयटेशन भी एक कारण था। यानी इन सब कारणों से, यानी अगर बेसिक रीजन पर देखें तो इन सब कारण से ये क्या थे, बेसिकली ब्रिटिश शासन के खिलाफ, यानी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ अपनी नौकरी में रहते हुए भी ये क्या थे, खुश नहीं थे। साथ ही साथ यहाँ पर एक रिलीजियस फैक्टर भी आया था कि मिलिट्री रीजन में यहाँ पर ये हुआ था कि 1856 में एक एक्ट पास किया गया, 1856 में एक एक्ट पास किया गया, और इस एक्ट के तहत यह कहा गया कि जो भी न्यू रिक्रूटर होंगे, यानी जो भी नए रिक्रूटर, यानी जिन भी लोगों को रिक्रूट किया जाएगा अब ब्रिटिश आर्मी में, अगर वो इंडियन होंगे तो इंडियन को क्या करना होगा, ओवरसीज को क्रॉस करना होगा। ओवरसीज कहने का मतलब क्या कि उनको समुद्र के पार भी जाना होगा। लेकिन भारतीय धर्म के अनुसार यह कहा जाता था कि अगर जो लोग समुद्र को पार कर जाते हैं उनकी क्या हो जाएगी, वो अपने कास्ट को लॉस्ट कर जाएंगे, उनको जाति से बाहर करवा किया जाएगा, और उनके साथ क्या होगा, उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो भारतीय सैनिक को क्या लगा कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया है, ऐसा कर कर उनके धर्म को भ्रष्ट करने की बात की है। दूसरा क्या, सिंस इन्होंने जब ये ग्रेस्ड कार्टेज को इंट्रोड्यूस किया गया तो इससे यह लगा कि हिंदू और मुस्लिम दोनों की भावनाओं को ठेस पहुंची। साथ ही साथ ब्रिटिशर्स ने क्या किया था कि कोई भी ब्रिटिशर्स ने यह किया था कि जो भी भारतीय पोस्ट पर हो रहे थे, यानी जो भी भारतीय सैनिक थे, उनको कोई भी तरीका का हायर सैलरी नहीं पेड किया जाता था। और कहने की बात है यहाँ पर, और कहा यह जाता है कि उनको मैक्सिमम टू मैक्सिमम सैलरी 60 से 70 रुपीज पर मंथ का पेड किया जाता था, उसके अलावा उनको कोई भी पैसा नहीं पेड किया जाता था। सबसे हायर पोस्ट जो दिया जाता था वो सूबेदार का था, जिसपे उनको मंथली सैलरी 300 रुपए मिलती थी, उससे ज्यादा का उनको सैलरी भी नहीं था। साथ ही साथ उनको कोई भी तरीका का फॉरेन अलाउंसेस नहीं दिया जाता था, जैसे ब्रिटिशर्स को फॉरेन सर्विसेज अलाउंसेस थे, उसी तरीके से उस तरीके से इंडियंस को, यानी इंडियंस जो आर्मी में थे
उनको कोई भी तरीका का फॉरेन अलायंसेस नहीं दिया गया था। साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज यह भी किया गया था कि सिंस ब्रिटिशर्स की आर्मी में हिंदू और मुस्लिम थे, तो हिंदू और मुस्लिम को धर्म को ठेस पहुंचाने के लिए यहाँ पर क्या किया गया था कि हिंदुओं को पगड़ी पहनने से और मुस्लिमों को दाढ़ी रखने से क्या कर दिया गया था, मना कर दिया गया था, जिसके कारण सैनिकों में यह डर था कि सैनिकों को यह लग रहा था कि ब्रिटिशर्स उनके धर्म को, उनके भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं, जिसके कारण ब्रिटिशर्स के खिलाफ सैनिकों का विद्रोह हुआ। और यह विद्रोह बेसिकली पहले तो किया गया मंगल पांडे के रेजिमेंट के द्वारा, लेकिन जैसे जैसे बाकी रेजिमेंट को इनके बारे में पता चला, बाकी रेजिमेंट ने भी विद्रोह किया और ये एक सैनिक विद्रोह के रूप में सामने आए। लेकिन बात यह आती है कि यह सैनिक विद्रोह जन विद्रोह में कैसे कन्वर्ट हो गया, यानी यहाँ पर अगर बात करें तो इस सैनिक विद्रोह में और भी लोगों का सपोर्ट कैसे मिलने लगा, क्योंकि आपको पता है कि 1857 की क्रांति में राजा रजवाड़ों ने भी सपोर्ट किया था। यहाँ पर बेसिकली सैनिकों ने सपोर्ट किया, साथ ही साथ जो लोकल रूलर्स थे उन्होंने भी सपोर्ट किया। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या रीजन थे कि यहाँ पर लोकल लोगों ने, यानी बेसिकली कहने का मतलब क्या कि वो जो लोकल लोग थे उन्होंने क्यों यहाँ पर सपोर्ट किया। तो अगर बात करें लोकल लोगों के सपोर्ट की, तो यहाँ पर आपको कुछ बात बताते हैं कि देखो, अगर बात करें यहाँ पर कि लोकल लोगों का सपोर्ट क्यों था, तो देखो अगर लोकल लोगों के सपोर्ट की बात करो तो ब्रिटिशर्स जो आए थे, ब्रिटिशर्स के अगर आगमन की बात करो तो ब्रिटिशर्स देखो भारत में आए थे 1600 ईस्वी में, यानी ब्रिटिशर्स का आगमन कब हुआ था इंडिया में, 1600 एडी में वो भारत में आए थे। जब ब्रिटिशर्स 1600 एडी में भारत में आए तो वो बेसिकली एक ट्रेडिंग कंपनी के रूप में आए थे, एक ट्रेडिंग कंपनी के तौर पर आए थे, और कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी बेसिकली यहाँ पर क्या करना चाहती थी, व्यापार करना चाहती थी। व्यापार करने के साथ साथ क्या हुआ, धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, भारत के राजाओं से, भारत के राजवाड़ों से मिलकर यहाँ पर क्या किया, धीरे धीरे वो ट्रेडिंग के साथ क्या करने लगी, पॉलिटिकल अफेयर में भी आ गई। यानी अब उसका क्या हो गया, तो वो पॉलिटिकल अफेयर्स में भी काम करने लगी। और पॉलिटिकल अफेयर्स में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई, जब 1757 में बैटल ऑफ पलासी होता है और जब बंगाल के नवाब को हरा दिया जाता है। और बंगाल उस समय भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पॉइंट कहा जाता था, और बंगाल के हारने के बाद, बंगाल में नवाब के शासन को खत्म होने के बाद, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ट्रेडिंग के साथ क्या किया, पॉलिटिकल अफेयर्स पर भी कंट्रोल करना चालू किया। और इस तरीके से 1757 से कहा जाता है क्या कि ईस्ट इंडिया कंपनी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी करने लगी। जब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले क्या किया कि यहाँ के जो ट्रेडिशनल व्यापार थे, क्योंकि आपको पता है कि हम किस पर डिपेंड थे, तो हम हस्तलिपि पर डिपेंड थे। भारत हस्तलिपि में काफी अच्छा था, यानी यहाँ पर हाथों से बनाए गए मटेरियल की, हाथों से बनाए गए प्रोडक्ट की काफी अच्छी गुणवत्ता में पाई जाती थी। और साथ ही साथ आपको पता है कि भारत पूरी तरीके से किस पर डिपेंड था, तो एग्रीकल्चर पर डिपेंड था। तो इन ब्रिटिशर्स ने क्या किया, सबसे पहले यहाँ के ट्रेडिशनल व्यापार, यानी ट्रेडिशनल जो इनके व्यापार थे उनको नष्ट किया, साथ ही साथ एग्रीकल्चर को भी नष्ट किया। कहने का मतलब क्या कि जो भी बुनकर थे, जो भी हस्तकार थे, उनके प्रोडक्ट को इन्होंने क्या किया, लो रेट पर खरीदा और इसको मार्केट में हाई रेट पर बेचकर सारा का सारा प्रॉफिट कहाँ भेजा, अपने इंग्लैंड में भेजा। साथ ही साथ एग्रीकल्चर में भी क्या किया, जैसे ही इन्होंने ट्रेडिंग और पॉलिटिकल अफेयर्स में अपना हाथ अपनाया, तो इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर इन्होंने बहुत सारे सिस्टम इंप्रूव किए, बहुत सारे सिस्टम इंट्रोड्यूस किए। बात करें तो यहाँ पर इन्होंने जमींदारी प्रथा, साथ ही साथ आप कह सकते हो जमींदारी प्रथा को इंट्रोड्यूस किया, और भी बहुत सारी ऐसी प्रथाएं थी, जमींदारी सिस्टम को लाया। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, प्रिंसेसली स्टेट में सामंत को इंक्लूड कर दिया, सामंत से जमींदार हुए, जमींदार से फार्मर, और फार्मर का इन्होंने क्या किया, अल्टीमेट यानी बेसिकली कहो तो फार्मर का इन्होंने पूरी तरीके से एक्सप्लॉयटेशन किया और उनसे क्या लिया, हाई अमाउंट ऑफ टैक्स वसूला, जिससे क्या हुआ कि यहाँ के लोग क्या हो गए, ब्रिटिशर्स के खिलाफ होने लगे। साथ ही साथ आपको पता है कि भारत राजा और रजवाड़ों का देश था, यहाँ पर राजा रजवाड़े हुआ करते थे। तो इन्होंने क्या किया, राजा रजवाड़ों पर भी क्या करना चालू किया, अपना हस्तक्षेप करना चालू किया। और राजा रजवाड़े के जो किंगडम थे उनको क्या कर दिया, अपने ईस्ट इंडिया कंपनी में इन्होंने शामिल कर लिया। क्यों, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आर्मी थी, और आर्मी की मदद से उन्होंने क्या किया,
कि राजा रजवाड़ों में क्या किया, उनको जीतना चालू कर दिया। और यहाँ की एकता ना होने के कारण, यहाँ पर राजा रजवाड़ों में एकता ना होने के कारण और फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाने के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी ने सारे राज्य रजवाड़ों पर क्या किया, अपना कंट्रोल स्थापित किया। और कंट्रोल स्थापित होने के कारण क्या हुआ कि जो भी लोग, जैसे आपको पता होगा कि किंगडम्स बेसिकली धर्म को, बेसिकली आप कहते हो जिसको रिलीजियस को, तो रिलीजियस को वो काफी पैट्रोनेज प्रोवाइड करते थे। तो जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी का किंगडम पर अधिकार होने लगा, इन्होंने क्या किया कि वहां के रिलीजियस पैट्रोनेज को खत्म करवा दिया और जितने भी लोग थे, यानी जितने भी सोसाइटीज के लोग थे, वो क्या होने लगे कि इनके खिलाफ होने लगे। अब इनके खिलाफ होने के कारण क्या हुआ, लोगों के मन में गुस्सा पनपने लगा और गुस्से के कारण 1857 की क्रांति जब हुई तो उसने क्या किया, एक जन विद्रोह के रूप में लिया। अगर बात करें तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स की कुछ थ्योरी थी जो कि मैं आपको यहाँ पर लिखवा दे रहा हूँ, जिससे आप अपने आंसर को जब लिखोगे तो आपको पॉइंट में मदद होगी। तो देखो, ब्रिटिशर्स का क्या मानना था कि उनके ऊपर एक बोझ है। ब्रिटिशर्स का क्या मानना था कि उनके ऊपर एक बोझ है, तो उनको एक सोशल, क्या कर सकते हो, सोशल पॉलिसीज थी उनकी। और इस सोशल पॉलिसीज के कारण भी आम जनता ने क्या किया था, रिवोल्ट का साथ दिया था। तो सोशल पॉलिसीज में उनका क्या मानना था कि उन पर एक व्हाइट मैन बर्डन, व्हाइट मैन बर्डन कहने का मतलब क्या कि ब्रिटिशर्स को यह लगता था कि भगवान ने उनको गोरा बनाया है और बाकी लोगों को काला बनाया है, तो इसके साथ ब्रिटिशर्स के ऊपर यह बर्डन आता है कि वो ब्लैक स्किन पीपल को क्या करे, व्हाइट स्किन पीपल में कन्वर्ट करे। यानी उसके जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, क्योंकि भारत की बात करो तो यहाँ पर धोती लोग पहनते थे, तो धोती वाले लोगों को ये क्या किस में कन्वर्ट करते, पैंट शर्ट में कन्वर्ट कर दे। यानी ट्रेडिशनल को यह किस में कन्वर्ट करते, मॉडर्न में कन्वर्ट करे। तो इसके कारण लोगों की, इसने क्या किया, ट्रेडिशनल इम्पैक्ट को बदलने का कोशिश किया, जिसके कारण लोग इनके खिलाफ हुए। दूसरा क्या हुआ कि आपको पता है कि यहाँ पर भारत में बहुत सारे ट्रेडिशंस थे, जैसे लाइक सती प्रथा, ट्रेडिशंस थे यहाँ पर। क्या, सती प्रथा, सती प्रथा था। विडो, जब कोई औरत या कोई महिला जब विडो हो जाती थी तो उनको उनके हस्बैंड के साथ जला दिया जाता था, या फिर उनको आजीवन विडो रहना पड़ता था। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, एक विडो रीमैरिज किया। यानी लोगों की, यानी वैसी विधवाएं, ऐसी वैसी औरतें जो कि विधवा हो गई हैं, उनकी रीमैरिज की यहाँ पर व्यवस्था चालू कर दी। साथ ही साथ इन्होंने एबॉयलेशन करवा दिया। किसका, तो एबॉयलेशन करवा दिया इन्होंने किसका, चाइल्ड मैरिज का। यानी जो विवाह 18 साल की कम उम्र में, यानी बच्चों का जो विवाह हो जाता था, कभी कभी तो यह भी देखा जाता था कि ये सिस्टम था कि एक ऐसी बच्ची जिसका कि अभी जन्म हुआ है और उसकी 6 महीने की आयु है, उसका विवाह 40 साल के मर्द से कर दिया जाता था, 40 साल के पुरुष से कर दिया जाता था। जिसका तो सीधा सा मतलब यह था कि जब तक वो बच्ची बड़ी होती है तो वो आइदर सती प्रथा में ही उसको जला दिया जाता है। यानी इस सिस्टम था। साथ ही साथ यहाँ पर बेसिकली आप जानते हो कि भारत एक ऐसा देश था जहां पर लोग तंत्र मंत्र में ज्यादा बिलीव करते थे, तो यहाँ पर चाइल्ड डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा होता था। बच्चों को तंत्र मंत्र के बहाने क्या कर दिया जाता था, मार दिया जाता था। तो इन्होंने इस चाइल्ड डिस्क्रिमिनेशन को भी खत्म किया, जिसके कारण लोगों को यह लगा कि ये इनके धर्म को क्या कर रहे हैं, खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पर यह भी मैंने अभी बताया कि इन्होंने क्या किया कि हिंदुओं को टोपी पहनने और मौलवियों को दाढ़ी रखने से क्या कर दिया गया, मना कर दिया, जिसके कारण ये इनको लगा कि ये इनकी धार्मिक भावनाओं को कष्ट पहुंचा रही है, इनके धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। साथ ही साथ उस समय क्या हुआ था कि जहांगीर के शासनकाल में यह हुआ था कि जहांगीर ने क्या किया था कि क्रिश्चियन कम्युनिटी को, यानी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो फादर थे, उनको भारत में आने पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडिंग के साथ पॉलिटिकल अफेयर्स में आई तो इन्होंने ये फादर की एंट्री को क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया। यानी फादर की एंट्री अब भारत में हो सकती थी। जब फादर की एंट्री भारत में हुई तो लोगों को क्या लगा कि लोगों ने यह देखा क्या कि ये लोग क्या कर रहे थे, जबरदस्ती क्या कर रहे थे, लोगों को हिंदू और मुस्लिम्स को किस में कन्वर्ट कर रहे थे, तो हिंदू मुस्लिम्स को किस में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, तो क्रिश्चियन में कन्वर्ट कर रहे थे। यह भी एक कारण था विद्रोह का। साथ ही साथ यह भी देखा गया
कि ब्रिटिशर्स ने एक नियम लागू किया, ब्रिटिशर्स ने एक रूल फॉलो किया, और रूल फॉलो यह किया कि जो व्यक्ति क्रिश्चियनिटी धर्म को अडॉप्ट कर लेगा, यानी जो व्यक्ति क्रिश्चियनिटी धर्म को अडॉप्ट करेगा, उसको उसके फादर की संपत्ति में, यानी उसको उसके फादर की प्रॉपर्टी में पूरा का पूरा अधिकार मिलेगा। लेकिन जो लोग क्रिश्चियनिटी को अवेल नहीं करेंगे, यानी जो लोग क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट नहीं करेंगे, उनको उनके पैतृक संपत्ति में कोई अधिकार नहीं होगा, साथ ही साथ उनको गवर्नमेंट जॉब में भी अधिकार नहीं होगा, साथ ही साथ उनको और भी तरीके से क्या किया जाएगा, और भी तरीके से उनको हटाया जाएगा, उनको प्रमोशंस नहीं मिलेगा, उनको शिक्षा का अधिकार नहीं मिलेगा। साथ ही साथ एक बात और आपको यहाँ पर बहुत जरूरी है जानने के लिए कि सोशल पॉलिसीज में क्या था। तो एक काम यहाँ पर यह भी किया गया कि ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर क्या किया कि लोगों को एजुकेट करने का कोशिश किया। एजुकेट करने का मतलब क्या कि उन्होंने इन्हें मॉडर्नाइज्ड एजुकेट करने की कोशिश की। इन्होंने कहा क्या कि ये जो गीता, कुरान, धर्म की आप बातें करते हो, इससे आपका डेवलपमेंट नहीं होगा, और सिंस हमारे पास व्हाइट बर्डन पॉलिसी है, हम पर व्हाइट बर्डन की पॉलिसी है, तो व्हाइट बर्डन की पॉलिसी के कारण क्या होगा कि हमें क्या करना होगा, आपको एजुकेट करना होगा। और इस एजुकेट करने के कारण लोगों ने क्या किया, यहाँ पर लोगों के मन में क्या हुआ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ क्या आया, विद्रोह की भावना आई। और जब ये विद्रोह हुआ था, जब मंगल पांडे के द्वारा ये क्रांति की गई, और जब ये क्रांति जन विद्रोह के रूप में सामने आई, तो लोगों ने, आम जनता ने भी इस जन विद्रोह का साथ दिया। तो हमने सैनिकों की तरफ से समझ लिया कि क्यों हुआ, और हमने समझा कि लोगों की तरफ से, यानी आम जनता ने इस विद्रोह का क्यों साथ दिया। लेकिन अब बात ये आती है कि राजा और रजवाड़ों ने क्या साथ दिया, राजा रजवाड़ों ने क्यों साथ दिया। तो देखो, अगर राजा रजवाड़ों की बात समझो, तो राजा रजवाड़ों की बात को समझने के लिए सबसे पहले आपको इस व्यक्ति को, नाम को जानना होगा। अब ये व्यक्ति कौन है, तो इन व्यक्ति का नाम है लॉर्ड डलहौजी। अब ये लॉर्ड डलहौजी क्या है, तो लॉर्ड डलहौजी जिस समय ये ब्रिटिश 1857 की क्रांति हुई, उस समय ये भारत के क्या थे, वायसराय थे। बेसिकली क्या होता है, वायसराय नहीं यहाँ पर कहेंगे, इनको हम कहेंगे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब इन्होंने, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ने क्या किया, बेसिकली ये ईस्ट इंडिया कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ही कहो तो ये ब्रिटिश क्राउन के रिप्रेजेंटेटिव थे। अब ब्रिटिश क्राउन के रिप्रेजेंटेटिव जब थे, तो इन्होंने क्या किया ना कि एक पॉलिसीज लाया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी। क्या लाया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी। इसको कहा जाता है हड़प नीति। अब इस हड़प नीति के तहत इन्होंने क्या पॉलिसीज लाया कि डॉक्ट्रिन ऑफ पॉलिसीज के तहत इसने यह कहा कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी के तहत इन्होंने यह इंट्रोड्यूस किया कि कोई भी राजा जिनके द्वारा, जो कि अपने राज्य को, जो कि अपने राज्य का एडमिनिस्ट्रेशन सही तरीके से नहीं कर सकते, या फिर ऐसे राज्य जिसके राजा अयोग्य हो चुके हैं, या फिर ऐसे राजा जिनकी मृत्यु हो चुकी है और उसके बाद उनका कोई संतान नहीं, तो वैसे राज्य को ब्रिटिश शासन क्या करेगी, अपने अंदर क्या करेगी, समाहित कर लेगी। अपने अंदर क्या कर लेगी, समाहित कर लेगी। जब ऐसा इन्होंने पॉलिसीज लाया, तो देखा क्या गया कि ये कुछ राज्य थे, जैसा बात किया जाए दिल्ली की, बात की जाए दिल्ली की, जब दिल्ली की बात आती है, तो दिल्ली के बारे में यह कहा गया, बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली के बारे में इन्होंने ये कहा, देखो यही है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी। तो यही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी के तहत इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। जब बात आप मैप देखोगे और जब बात आती है दिल्ली की, तो देखो दिल्ली के रिगार्डिंग क्या कहा गया कि दिल्ली के रिगार्डिंग एक बात है, एक मिनट, दिल्ली के रिगार्डिंग क्या बात आई, तो दिल्ली में उस समय राज कौन कर रहे थे दिल्ली में, आपको पता है कि इस समय हमारे ऊपर किनका शासन था, मुगलों का। मुगल हमारे भारत में, ठीक है, मुगल काफी अच्छे से अपने राज्य को, अपने सेंटर को, सेंटर दिल्ली थी, आपके सेंटर में मुगलों का शासन था। और उस समय के राजा थे कौन, बहादुर शाह जफर। कौन थे, बहादुर शाह जफर। अंग्रेजों ने क्या कहा कि बहादुर शाह जफर ही आखिरी सम्राट होंगे, आखिरी ऐसे रूलर होंगे जिनको सम्राट की उपाधि दी जाएगी। इसके बाद बहादुर शाह जफर के बाद जितने भी राजा होंगे जो कि मुगल सल्तनत के होंगे, उनको क्या किया जाएगा, रेड फोर्ट यानी जो कि लाल किला थी, उनसे निकाल कर क्या कर दिया जाएगा, एक कहीं छोटे से आवास में रख दिया जाएगा, और उनसे ये सम्राट की उपाधि क्या कर ली जाएगी, छीन ली जाएगी। बात करें अगर लखनऊ की, तो लखनऊ में शासनकाल किसका था, तो बेगम हजरत महल का था। अब बेगम हजरत महल की कहानी यह थी कि बेगम हजरत महल का एक बेटा था, ठीक है। अब ये बेटा जो इनका था, ये क्या था, इनकॉम्पिटेंट सन था, यानी इनकॉम्पिटेंट था, अयोग्य शासक था।
अब यह अयोग्य शासन होने के कारण क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया, लखनऊ में बेगम हजरत महल के भी साम्राज्य को हड़पने की कोशिश की। बात करें कानपुर की, कानपुर की और कानपुर की बात करें तो देखो, कानपुर की बात करो तो यहाँ पर आपको पता है कि राजा थे कौन। तो यहाँ कानपुर पर बेसिकली किसका शासन था, तो मराठा का शासन था। बेसिकली ये किसका राज्य था, तो मराठा का राज था। और मराठा में लास्ट इनके जो शासक थे, बेसिकली इस समय के शासक जो थे वो थे नाना साहब। अब नाना साहब जो थे क्या, वो बाजीराव द्वितीय के क्या थे, वो दत्तक पुत्र थे। दत्तक पुत्र का कहने का मतलब समझते हो कि ये अडॉप्टिव सन थे। अब जब ये अडॉप्टिव सन थे तो ब्रिटिशर्स ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी के तहत यह कह दिया था कि हम अडॉप्टिव सन्स को भी राजा नहीं मानेंगे। वही बात करो झांसी की रानी की, तो झांसी की में राजा की मृत्यु के बाद झांसी की रानी ने दामोदर को अपना बेटा गोद लिया था। लेकिन सिंस यहाँ पर भी वही बात हो रही थी कि ये क्या करेंगे, उनको बेटा नहीं मानेंगे, ब्रिटिशर्स इनको बेटा नहीं मानेंगे, जिसके कारण लोगों को क्या लगा कि अब इनका राज्य भी क्या था, इनके कब्जे में नहीं आने वाला था, ये राज्य भी इनसे छीन जाने वाला था। जिसके कारण राजा रजवाड़ों ने भी क्या किया, इस विद्रोह का साथ दिया। जब ये विद्रोह की बात हुई, और जब सबसे पहले यहाँ पर जब बात करूं सैनिकों की, तो सैनिकों ने जब विद्रोह चालू किया, और सैनिकों ने क्या किया, जब विद्रोह इतना अग्रेसिव हो गया, जब मंगल पांडे की मृत्यु हो गई, मंगल पांडे की मृत्यु के बाद विद्रोह इतना एग्रेसिव हुआ कि उन्होंने क्या किया, दिल्ली की तरफ कूच कर दिया बाकी रेजिमेंट ने। और दिल्ली की तरफ कूच करके उन्होंने क्या किया गया, बहादुर शाह जफर को अपना राजा मान लिया। यानी उन्होंने कह दिया कि आज से बहादुर शाह जफर ही हमारे क्या होंगे, राजा होंगे। जैसे ही बहादुर शाह जफर को राजा माना गया, और ये दिल्ली पहुंचे थे 12 मई 1857 को, और जैसे ही इन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना राजा माना ना, तो हुआ क्या कि बहादुर शाह जफर को क्या किया गया, अरेस्ट कर लिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, और उनको काला पानी की सजा दे दी गई, और उनको रंगून भेज दिया गया। जब इस बारे में बात बाकी राजा रजवाड़ों को पता चला, तो वहां पर एक सिंबल के रूप से यह रोटी और कलम, बेसिकली क्या, रोटी और कलम को क्या किया गया, एक सिंबल के तौर पर सारे राजा और रजवाड़ों के पास भेजा गया। और इसी सिंबल को लेकर उन्होंने क्या किया कि विद्रोह को आगे बढ़ाया। जब बात आगे चली, तो उसके बाद जब दिल्ली के बाद जब कानपुर की बात आई, जब हम बात कर रहे हैं नाना साहब की, तो नाना साहब की जब बात आई, तो नाना साहब की जब जो थे वो बाजीराव द्वितीय के अडॉप्टिव सन थे। और बाजीराव द्वितीय के अडॉप्टेड सन होने के कारण राजा नाना साहब को भी इन्होंने क्या किया कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत इन्होंने उनको क्या किया, राजा मानने से इनकार कर दिया। जिसके कारण इन्होंने भी विद्रोह का साथ दिया, लेकिन इनकी भी हार हो गई, और ये नेपाल में क्या हो गई, इनकी भी मृत्यु हो गई। बात करें लखनऊ की, तो लखनऊ में किसका राज था, तो बेगम हजरत महल का राज था। और बेगम हजरत महल का एक बेटा था ब्रिजेश कादिर उनका बेटा था, जो कि इनकॉम्पिटेंट सन था। और इनकॉम्पिटेंट सन होने के कारण भी यहाँ पर भी इनके राज्य को ब्रिटिशर्स ने हड़प लिया, और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत, और यहाँ पर भी इन्होंने क्या किया, इनके भी हार हो गई। जब बात आई झांसी की, तो झांसी की अगर बात करो, तो ब्रिटिशर्स का यह कहना था कि इस 1857 की क्रांति में अगर किसी ने बहुत ही अच्छे तरीके से लड़ाई की और ब्रिटिशर्स को टक्कर दी, तो वो थी झांसी की रानी। झांसी की रानी ने जब विद्रोह किया, तो 4 जून 1857 को झांसी की रानी के द्वारा विद्रोह किया गया। और यह विद्रोह की शुरुआत उन्होंने क्यों की, तो उन्होंने क्यों किया, क्योंकि उनके अडॉप्टिव सन, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हो, उनके पीठ पर बंधा हुआ है, ये उनका अडॉप्टिव सन दामोदर दास, इनको दामोदर राव, इनको इन्होंने क्या किया था, ब्रिटिशर्स ने सक्सेसर मारने से इनकार कर दिया। जिसके कारण इन्होंने भी अपनी झांसी को नहीं देने के कारण, ब्रिटिशर्स हुकूमत में नहीं देने के कारण, यहाँ पर इन्होंने क्या किया, विद्रोह का आगाज किया। विद्रोह का आगाज हुआ, और इन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से लड़ाई लड़ी। और इन्होंने लड़ाई करने के लिए सबसे पहले इन्होंने ग्वालियर पर कब्जा किया, और ग्वालियर पर कब्जा करके वहां के सैनिकों के साथ इन्होंने अपनी एक आर्मी बनाई, और ब्रिटिशर्स के साथ इन्होंने लड़ाई की। लेकिन ब्रिटिशर्स के साथ भी लड़ाई में एक बात क्या हुआ कि ये हार गई, और इनकी मृत्यु हो गई। जब बात बिहार तक पहुंची, तो बिहार में आपके थे बाबू राजा कुंवर सिंह। क्या थे, कुंवर सिंह। और कहा जाता है क्या कि जो राजा कुंवर सिंह थे, ये सबसे एजेड पर्सन थे, यानी इनकी आयु कुछ 80 साल के लगभग थी। और सिंस इन्होंने भी इस रिवोल्ट का साथ दिया, लेकिन आगे जाकर इनकी भी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरीके से क्या होता है कि 1857 का रिवोल्ट खत्म होता है।
तो अगर बात करें कि 1857 का रिवोल्ट हुआ क्यों था, तो इसमें सैनिकों का भी योगदान था, लेकिन सैनिकों के साथ साथ इन पर आम जनता का भी योगदान रहा और साथ ही साथ राजाओं रजवाड़ों का भी योगदान रहा, जिसके कारण ये 1857 की क्रांति आपकी पहली स्वतंत्रता संग्राम के रूप में लोगों के सामने आई और इसे एक विद्रोह ना कहकर, इसे एक क्रांति ना कहकर जन विद्रोह कहा गया। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको टॉपिक समझ में आता है तो थैंक यू सो मच। वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।